हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सोशल का फंडा। हाय गाइस, कैसे हैं आप? चलिए आज हम शुरू करेंगे हमारे चैप्टर 1 क्लास 10 हिस्ट्री का सेकंड पार्ट। और चैप्टर का क्या नाम है? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बट बिफोर दैट मैं एक बात तो आपसे कह दूं कि आप प्रीवियस जो हमने अपलोड किया है सेक्शन 1 ऑफ दिस चैप्टर उसको देखना ना भूलें। अगर आपको इस सेक्शन 2 अच्छे से समझना है तो वो आपको देखना जरूरी है। और हाँ, एक बात और बता दूं कि प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और इस के नोट्स भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे और जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे आप देख सकते हैं, वीडियो के अंदर है। So let's begin our second section of the chapter, The Rise of Nationalism in Europe. Second section is the making of nationalism in Europe. The making of nationalism in Europe. So before we start this second section, first you have to see the present map of Europe. Now guys, अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं, ये देखिए आपके सामने वर्ल्ड मैप है। वी हैव डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। आज जितनी भी जमीन है वर्ल्ड के अंदर उसको हम लोगों ने, इंसानों ने डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में बांट रखा है। जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, एशिया, दिस पार्ट इज एशिया। यूरोप कहां है? सो एशिया से अटैच्ड दिस पार्ट इज यूरोप। या दिस इज यूरोप। इसे हम यूरोप के नाम से आज इस एरिया को जानते हैं। दिस इज यूरोप। तो बच्चों 1700 यानी 18th सेंचुरी, अगर हम मिड 18th सेंचुरी तक की भी बात करें, यानी 1700 के आधे सालों तक भी याद करें, उसकी बात करें, तो टिल मिड 18th सेंचुरी यूरोप देयर वॉज नो नेशन स्टेट्स। क्या बोला मैंने? देयर वॉज नो नेशन स्टेट्स। नेशन स्टेट्स मीन्स नॉट अ सिंगल डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन कंट्री वॉज प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो क्या था? क्या था? तो हम देखते हैं एंटायर कॉन्टिनेंट वॉज डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचीज, कैंटोन्स, यानी मोनार्कीज थी। डचेस कुछ नहीं, छोटे मोनार्कल स्टेट ही मान लीजिए, और कैंटोन्स स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। तो ये सारे एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन ही है, यानी डेस्पोटिज्म था, मोनार्की थी, सब तरफ यही था। जैसे कई एम्पायर थे, एग्जाम्पल आपको दे रखा है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का आपके इस इंट्रोडक्शन में, जहां हैब्सबर्ग डायनेस्टी रूल करती थी। वो एक बड़ा एम्पायर था देखा जाए अगर यूरोप के हिसाब से, मगर वहां जितनी भी पॉपुलेशन थी, वही नहीं और भी दूसरे एम्पायर्स और किंगडम्स में। अब देखिए उनके अंदर भी क्या चीज थी। मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन दीज किंगडम्स बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स मीन्स यानी वो एक कल्चर, एक लैंग्वेज, उन सब चीजों से भी बिलोंग नहीं करते थे। अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले, ठीक है, इस तरीके के लोग थे, है ना। और किस चीज ने उन्हें जबरदस्ती, अगर हम बोले जबरदस्ती टाई कर रखा था, एक साथ जोड़े हुआ था, वो थी एलिजेंस टू द एम्परर। यानी मोनार्क ने, जो राजा महाराजा होते थे, उन्होंने उन्हें अपनी पावर से, अपनी डर से उन्हें एक साथ जोड़ा हुआ था। तो इस तरीके का यूरोप था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्टरी पार्ट, इन द सब यूनिट 2.1, व्हाट इज द टाइटल? द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, व्हाट इज गिवन इन दिस सब टॉपिक, यानी इस सब टॉपिक में क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपैरिजन की। किसके कंपैरिजन की? हम बात करेंगे कंपैरिजन एरिस्टोक्रेसी का और कॉमन्स का। आपको याद होगा 9th क्लास में आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में
3 कैटेगरीज के बारे में पढ़ा था। सोसाइटी 3 कैटेगरी में बटी हुई थी, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड कॉमन। मैंने इसलिए कहा था कि 9th क्लास का रिकैप बहुत जरूरी है। तो हम यहां क्या देखते हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं, एक्सेप्ट क्लर्जीज। क्लर्जीज न्यूमेरिकली बहुत कम थे और ज्यादातर वो देखा जाए तो रिलीजियस मतलब मैटर को ही डील करते थे देखा जाए तो इसलिए यहां उनका डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो बची हुई 2 कैटेगरीज का डिस्क्रिप्शन है कि व्हाट वाज देयर कंडीशन, बिकॉज एक तो वो कैटेगरी थी जो रूल करती थी एक्चुअली, और दूसरी वो कैटेगरी थी जिन पर रूल होता था। तो एरिस्टोक्रेसी वो कैटेगरी हो गई जो रूल करती थी, और दूसरा कॉमन्स वो हुए जिन पर रूल होता था, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी। ये बात आपको समझनी है। तो कंपैरिजन दे रखा है क्योंकि हम बात कर रहे हैं टिल मिड 18th सेंचुरी व्हाट वाज द कंडीशन। तो हम देखते हैं एरिस्टोक्रेसी को, अगर पहले कंफ्यूज ना हो इसलिए साइड में लिखा है मैंने, एरिस्टोक्रेसी और कुछ नहीं, नोबल्स है, नोबल्स। तो क्या देखते हैं हम, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली डोमिनेटेड क्लास। यस, हर तरीके से डोमिनेटेड क्लास है। दूसरी तरफ हम देखते हैं दे पॉजेस वास्ट प्रॉपर्टी एंड वेल्थ। वास्ट प्रॉपर्टी एंड वेल्थ, जमीन जायदाद खूब उनके पास हुआ करती थी। एंजॉयड कॉमन वे ऑफ लाइफ एंड दे स्पोक फ्रेंच फॉर डिप्लोमेसी। खास बात देखिए, चाहे नोबल किसी भी कॉर्नर का हो, किसी भी जगह का हो यूरोप का, मगर सबसे खास बात देखिए कि उनकी लाइफ स्टाइल एक सी है। सब नोबल्स की लाइफ स्टाइल एक सी है, और यहां तक कि डिप्लोमेटिक जो टॉक है, उनकी जो मीटिंग्स है, यानी उसमें वो कौन सी लैंग्वेज स्पीक कर रहे हैं यहां पर देखिए, दे स्पोक फ्रेंच। तो ये कॉमन बात और देखने को मिलती है। और यही नहीं, इसके आगे आप देखेंगे तो आपको और पता चलेगा कि देखिए उनमें क्या था कि फैमिलीज ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। यहां तक कि वो ज्यादातर रिश्तेदार थे। कैसे रिश्तेदार थे, अरे भाई इसकी बेटी की ब्याह हुआ उसके बेटे के साथ, यानी एक नोबल का परिवार दूसरे नोबल से मैरिजेस के थ्रू जुड़ा हुआ था। तो रिलेटिव्स थे, बहुत सारे नोबल्स तो रिलेटिव्स थे। और यहां देखिए, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, पूरी पॉपुलेशन ऑफ एंटायर यूरोपियन सोसाइटी, यानी पूरे यूरोप की जो जनसंख्या उसकी बात करें, न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप देखा जाए तो वो न्यूमेरिकली बहुत कम थे, मगर देखिए क्या उनकी पोजीशन थी। वहीं अगर हम मेजॉरिटी ऑफ पीपल की बात करते हैं, कौन सा सेक्शन था, यस, कॉमन्स। कॉमन्स सबसे ज्यादा मेजॉरिटी था। यानी देखा जाए, अगर आपको याद है 9th क्लास के अंदर, तो वहां लिखा है 98% पॉपुलेशन, ये मान के चलिए कि कॉमन थी, कॉमन्स की थी 98%, यानी हार्डली 2% ही थे पूरे यूरोप के अंदर क्लर्जीज और नोबिलिटी। लेकिन कितने डोमिनेटेड थे, कितने प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे थे। अब कॉमन्स की क्या कंडीशन थी, देखिए कॉमन्स में भी पीजेंट सबसे ज्यादा थे। आउट ऑफ 98% अगर मैं बोलूं तो 90% पीजेंट्स हुआ करते थे। अब आप देखिए कैसी कंडीशन है, मिजरेबल कंडीशन। मिजरेबल कंडीशन, बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत ही बुरा हाल। अनप्रिविलेज्ड क्लास, कोई प्रिविलेजेस नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, जैसा अभी बताया था मैंने, वॉज मेड अप ऑफ पीजेंट्री। हर मोनार्की में, अब क्योंकि हम यूरोप की बात कर रहे हैं, फ्रांस की बात नहीं कर रहे, तो पूरे यूरोप में हर मोनार्कीज में अगर हम देखें तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन पीजेंट्री की है। टू द वेस्ट, अब देखिए कहां कौन से पीजेंट है, क्योंकि पीजेंट एक तरह के नहीं थे, 2 कैटेगरीज थी पीजेंट्स की, 2 कैटेगरीज। तो देखते हैं टू द वेस्ट, मोस्टली पीजेंट्स वर टेनेंट्स, किराएदार। टेनेंट्स मींस किराएदार। और दूसरे, while in Central and Eastern Europe, mostly peasants were serfs. Mostly peasants were serfs. अब ये क्या होते हैं, चलिए आपको पहले वो समझाता हूं। तो देखिए, peasants 2 कैटेगरी, tenants यानी टैक्स पेयर्स, और सर्फ यानी स्लेव्स। सर्फ यानी स्लेव्स। अब ये कैसे हैं, क्या होते थे, एक बार आप देखिए, मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पीस ऑफ लैंड,
एक किसी नोबेल की या एरिस्टोक्रेट की जमीन है, तो वो क्या करते थे, जो उन्हें राजाओं से मिली है, रूलर्स से मिली है, वो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस लैंड वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। वो क्या करते थे, बांट देते थे। किसके लिए? जो पॉपुलेशन उनकी जमीनों में रहती थी, ज्यादातर पीजेंट होते थे, उनको बांट देते थे, और एक बड़ा हिस्सा वो अपने लिए भी रखते थे। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता था, ठीक है। तो इस तरीके से पीजेंट्स को दो कैटेगरी में हम समझेंगे। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड है, वो जो पीजेंट्स थे, वो वाले पीजेंट्स जिनको जमीनें मिली हैं, वो कहलाते थे टेनेंट्स, यानी किराएदार। जमीनें उनकी नहीं है, जमीनें नोबल्स की है, जिस पर वो खेती कर रहे हैं। और बदले में वो क्या करते थे, बदले में वो नोबल से जो भी टैक्स था वो उसको टैक्स पे करते थे। और जब भी नोबल्स चाहे, उसको अगर और मजदूर चाहिए कुछ काम कराने के लिए, तो वो उनको बुलाता था और उन्हें काम करना पड़ता था। उसके अलावा जो सेकंड कैटेगरी, जैसे मैंने कहा कि नोबल अपने लिए एक पर्सनल बहुत बड़ा लैंड रखता था, जिसको एस्टेट या मैनर भी कहते थे। ये पर्सनल लैंड ऑफ नोबल, एस्टेट या मैनर। अब आप देखिए, ये कोई छोटी जमीन नहीं थी, इसमें नोबल्स के खेत, फैक्ट्रियां, उसका महल, महल उसका घर महल की तरह होता था, यानी हर चीज उसकी होती थी उसके अंदर। और यहां पर भी बहुत से लोगों के लिए जगह होती थी काम करने के लिए, मीन्स लोग चाहिए। तो दोज हु वर वर्किंग हियर, उनके खेतों में, फैक्ट्रियों में, दे वर कॉल्ड सर्फ। क्यों? क्योंकि दे वर नॉट अलाउड टू लीव दिस कन्फाइंड एरिया, यानी जो ये एरिया है स्टेट का, मैनर का, वो अपनी इच्छा से छोड़कर नहीं जा सकते। यहां तक के देवता प्रोड्यूसर्स, काम तो सारा वो कर रहे हैं, प्रोडक्शन सारा वो कर रहे हैं, मगर दे वर नॉट अलाउड टू कैप सिंगल थिंग, यानी वो कुछ भी नहीं रख सकते। अब इस तरीके से हम देख रहे हैं कि उनकी लाइफ नोबल्स के द्वारा कंट्रोल है, नोबल उन्हें पूरी तरह कंट्रोल कर रहे हैं, और इसीलिए उनको क्या बोला गया है, सर्फ। सर्फ यानी स्लेव। ये कपड़े धोने वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो अलग स्पेलिंग है, चेक कर लेना। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट? After the comparison of aristocrats, means nobles, and commons, once again we see the title, the aristocracy and the new middle class. Middle class. So in this topic we will also going to discuss about the rise of middle class. मिडिल क्लास का राइज कैसे हुआ, मिडिल क्लास कौन कहलाते थे, ये हम यहाँ पे सीखेंगे इसी सेक्शन में, इसी सब टॉपिक में। तो देखिए मिडिल क्लास का राइज कैसे हुआ। तो हम देखते हैं कि 18th सेंचुरी में बहुत से ड्रास्टिक चेंजेस हुए थे यूरोप में, ड्रास्टिक चेंजेस हुए, जैसे द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड इन 18th सेंचुरी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अचानक से बढ़ा, उसके बढ़ने से ट्रेड बढ़ा, ठीक है। और आगे चलकर हम देखते हैं कि इट लेड टू द ग्रोथ ऑफ न्यू टाउन्स एंड कमर्शियल क्लासेस। और इससे जब ट्रेड बढ़ा तो ट्रेडिंग सेंटर्स बढ़े, कई जगह ट्रेडिंग सेंटर बन गई, जो देखते देखते न्यू टाउन्स और सिटीज में कन्वर्ट हो गई। और कमर्शियल क्लास, कमर्शियल क्लासेस का मतलब दोज हु वर वर्किंग इन द प्रोडक्शन यूनिट्स, जो काम करते थे उन्हें कमर्शियल क्लास बोला गया, वो भी बढ़ने लग गई। और ऐसे ही हम देखते हैं 18th सेंचुरी में, इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी क्या देखने को मिलता है हमें, क्या एक बहुत बड़ी चीज देखने को मिलती है जिसने दुनिया को बदल के रख दिया, एडवांसमेंट किया है। वो था इन सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, और बाद में जाकर के लेटर इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, और फिर धीरे धीरे अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप में स्प्रेड हुआ। चलिए ये अच्छी बात है। तो उससे क्या हुआ, फिर हम क्या देखते हैं, इट ऑल्सो लेड टू द इमरजेंस ऑफ न्यू सोशल क्लासेस। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से और हमें क्या देखने को मिल रहा है कि न्यू सोशल क्लासेस, यानी जो अभी तक नहीं थी समाज में, सोसाइटी में, अभी तक पढ़ते आ रहे थे हम, क्लर्जीज, नोबल्स, कॉमन, एक नया वर्ग और राइज हुआ, एक नया वर्ग का राइज हो रहा है, कि न्यू क्लासेस का राइज हो रहा है।
उसमें हम कैसे देख सकते हैं उसको कि इमरजेंस ऑफ न्यू सोशल क्लासेस। कौन सी? वर्किंग क्लास, जो फैक्ट्रियों में, जो इंडस्ट्रीज में काम कर रही है, एंड एजुकेटेड मिडिल क्लास। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एजुकेटेड मिडिल क्लास। एजुकेटेड मिडिल क्लास, और वही हम यहां पे सीख रहे हैं, राइज ऑफ मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास। अब ये होते कौन थे, ये भी आपको ध्यान रखना है कि एजुकेटेड मिडिल क्लास कंप्राइज, यानी उनमें कौन से लोग आते हैं? बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स मतलब क्या? प्रोफेशनल्स का मतलब जो अपने अपने हुनर में टैलेंटेड हो, जैसे कि टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा, ये कहलाए प्रोफेशनल्स। और ये सब पढ़े लिखे लोग थे। अब पढ़ा लिखा व्यक्ति ही समझदार होता है। हम कहते हैं कि ज्यादा अच्छे से समझता है क्या सही है और क्या गलत है। तो हम ये देखते हैं, जबकि शुरुआत में इनकी संख्या ज्यादा नहीं थी, बहुत ज्यादा नहीं थी यूरोप के अंदर, मगर जिसको हम कह रहे हैं आगे जाके नेशन स्टेट्स बने, यानी डेमोक्रेसी आई है, रिपब्लिकन गवर्नमेंट बनी है। आज यूरोप जो है, आज प्रेजेंट यूरोप, वो आज पूरा डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक है, जहां लोग इक्वालिटी, फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं। वो किसकी वजह से है? वो इसी क्लास की वजह से हुआ है, क्योंकि इसी क्लास में द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी एंड अबॉलिशन ऑफ व्हाट? एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस इसी क्लास में डेवलप्ड हुए थे। यानी एजुकेटेड मिडिल क्लास ही आखिर में वो मेन सोर्स बनी है जिसने पूरे यूरोप को बदल के रख दिया। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नाउ दिस न्यू एजुकेटेड मिडिल क्लास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द चेंजेस इन यूरोप। पर कैसे? यही वो क्लास है जिसके अंदर हम देखते हैं आइडियाज एंड थॉट्स रिगार्डिंग जो आज हम जिसे समझते हैं लिबरलिज्म, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सारी बातें इनके अंदर डेवलप हुई। तो यहां एक नेक्स्ट टॉपिक जो आपको देखने को मिलेगा आपकी बुक में, कौन सा मिलता है? व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? यानी लिबरलिज्म क्या है? तो देखिए, उस जमाने में इस प्रकार का थॉट आना एक नया विचार था। इट वॉज अ न्यू कंसेप्ट अमंग द एजुकेटेड पीपल। नाउ व्हाट डज इट मीन फॉर देम? वो क्या मानते थे लिबरलिज्म को लेकर? क्योंकि जब भी कोई नई चीज आती है तो लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं। तो यहां हम देखते हैं कि उस जमाने में जब ये न्यू थॉट इमर्ज हुआ तो एजुकेटेड पीपल के मन में अलग अलग बातें थी लिबरलिज्म को लेकर के। तो वो क्या थी, उसको बताने से पहले हमें लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये वर्ड लिबरलिज्म एक्चुअली बना किस वर्ड से है। तो आपके बुक में क्या दे रखा है, जब आप पढ़ेंगे आपको मिलेगा कि दिस वर्ड लिबरलिज्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन रूट वर्ड लिबर, LIBER, लिबर। क्या मतलब होता है उसका? विच मीन्स फ्री, यानी स्वतंत्र, फ्री, एकदम से। फ्रीडम मत लिखना कभी भी, मीनिंग जो है वही लिखना, फ्री है, लिबर का मतलब तो फ्री ही लिखना है। नाउ व्हाट एजुकेटेड middle class they had a concept regarding this liberalism। तो जैसे हम यहां पर 5 हम ये पॉइंट्स मैंने यहां पर बनाए हैं, 1 2 3 4, इसके थ्रू अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से लिबरलिज्म उनके मन में क्या क्या विचार उससे रिलेटेड बने। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट लिबरलिज्म से रिलेटेड जो थॉट एजुकेटेड पीपल के मन में आया वो क्या था? इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। यस, उन्होंने कहा लिबरलिज्म जरूरी है, उनके मन में ये विचार चले। और लिबरलिज्म कब होगा? उनका पहला थॉट ये निकल के आया, पहला कंसेप्ट ये निकल के आया, क्या होना चाहिए? इंडिविजुअल फ्रीडम होना चाहिए, हर व्यक्ति अपने हिसाब से जिए, अपने हिसाब से काम करे, इंडिविजुअल फ्रीडम होना चाहिए। एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कोई कानून के सामने ना कोई बड़ा है ना कोई स्पेशल है, अगर गलती की तो सब बराबर, ये जरूरी है। अगर ऐसा होगा, बहुत से ऐसा सोचते थे, तो ही लिबरलिज्म होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत पसंद आई, हर एक को पसंद आई। और क्यों नहीं पसंद आएगी? क्योंकि सही बात थी। तो अब आप देखिए सेकंड, लेकिन बात वही नहीं रुकी, फिर समय के साथ साथ एक और न्यू लिबरलिज्म से रिलेटेड कंसेप्ट लोगों के दिमाग में आया। कौन सा आया मेरा बच्चा? देखिए, द गवर्नमेंट बाय द कंसेंट। द गवर्नमेंट बाय द कंसेंट मतलब
अरे भाई, गवर्नमेंट बाय द कंसेंट का मतलब है लोगों के मन में ये विचार है पढ़े लिखों के कि यार सरकार कैसी होनी चाहिए, सरकार क्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए जिसे लोग बनाए, यानी लोगों की इच्छा से बने। ये कोई हलवा पूड़ी नहीं है कि जिसकी मन आए वो बन गई, नहीं नहीं, क्योंकि भैया सरकार है जो ही तो जिम्मेदार है, सारे काम वो करेगी, वेलफेयर उसी पर डिपेंड करता है। तो ये विचार आया, मोनार्की से परेशान थे, तंग थे, तो ये विचार आया द गवर्नमेंट बाय द कंसेंट। किसके कंसेंट से? बाय द पीपल्स विश, यानी लोग अपनी सरकार खुद बनाए। अगर ऐसा होगा तो लिबरलिज्म होगा। यानी ये दो बातें हो गई, यानी समाज में ये दो बातें चलने लगी, पढ़े लिखे लोग इन पर डिस्कस करते, डिबेट करते। फिर धीरे धीरे एक और आइडिया आया। अब किसी ने कहा यार गवर्नमेंट ठीक है, लोगों के विश से बने, उनके विश से बने, उनकी इच्छा से बने, मगर भाई गवर्नमेंट कैसी हो? क्या एक व्यक्ति की सरकार हो या क्या? तो बहुत सी बातें हुई कि यार एक व्यक्ति तो मोनार्क जैसे होते हैं, एक व्यक्ति तो डिक्टेटर हो सकता है, नहीं भाई ऐसी सरकार नहीं चाहिए। सो ज्यादातर एजुकेटेड लोगों ने किस बात को एम्फसाइज किया कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए? तो यहां क्या आ रहा है कि गवर्नमेंट होनी चाहिए, थर्ड पॉइंट, ये नया कंसेप्ट डेवलप हुआ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद कॉन्स्टिट्यूशन। कि गवर्नमेंट होनी चाहिए पार्लियामेंट्री फॉर्म, यानी एक से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, और यही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए, यानी रिटन लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन और क्या है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है, बुक, वही तो है। तो लॉ भी होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन भी साथ में होना चाहिए, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस। यानी इसका क्या मतलब है? एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेज, इसका मतलब है जो नोबल्स के जो प्रिविलेजेस वो एंजॉय करते हैं, हर हाई पोस्ट पर, हर चीज पर जो वही रहते हैं, भैया ये नहीं होना चाहिए। एलिजिबिलिटी को प्रेफर करना जरूरी है, यानी कोई भी किसी पोस्ट पर जाए, लेकिन कैसे जाए? केवल इसलिए नहीं क्योंकि वो ऊंचे खानदान में, पैसे वाले में पैदा हुआ है, ये कारण नहीं होना चाहिए। भैया व्यक्ति की एलिजिबिलिटी और एबिलिटी देखी जानी चाहिए। तो यहां पर इसका मतलब ये है कि ऐसा होना चाहिए। फिर भैया समय के साथ एक और नया विचार आया, एक और नया कंसेप्ट आया, किसके अंदर? वापस यही एजुकेटेड पढ़े लिखे लोगों के अंदर। क्योंकि हमने जैसे उसमें देखा, पहले आपसे डिस्कस किया कि बहुत से प्रोफेशनल्स बन गए थे, बिजनेसमैन बन गए थे, और ये ज्यादातर लोग किस कैटेगरी से बिलोंग करते थे? एक्चुअली इनके पूर्वज कॉमन से ही बिलोंग करते थे, तो इन्हें भी कॉमन ही माना जाता था ज्यादातर। लेकिन अपनी मेहनत से पढ़ लिख कर इन्होंने भी वास्ट प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट करी, बनाई, मेहनत से पैसा कमाया, तो इनके मन में एक डर आ गया कि यार कहीं भविष्य में ऐसा ना हो कि जब नई सरकार बने, चेंजेस आए, मोनार्की खत्म हो, तो क्या हो? मोनार्की खत्म होने के बाद ऐसी सरकार नहीं होनी चाहिए जो हमसे हमारी मेहनत की, खून पसीने से कमाई हुई जो भी सारी हमारी प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, वो छीन ले। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप खुद बताइए, जो आप मेहनत से जिसको अर्न करते हैं, क्या वो आपसे छीना जाना चाहिए? आप कहेंगे नो। तो यहां पर एक और नया थॉट आया कि लिबरलिज्म कब होगा। तो यहां पर यह आया, क्या लिखा हुआ है बुक में? द इनवियोलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इनवियोलेबिलिटी का और कुछ नहीं है, मतलब सिंपल सा लॉजिक है, अगर समझना है, यानी राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। यानी हम अपनी संपत्ति जो जिसने मेहनत से कमाई है, जिसने अपनी खुद से अर्न करी है कैपेबिलिटी से, उससे उसकी संपत्ति, उसकी वेल्थ, उसकी जमीन छीनी ना जाए, वो अपनी चीजें अपने पास रख सकते हैं। ये सारे चार विचार हुए पहले और सब बड़े खुश थे, हाँ यार ऐसा होना चाहिए, लिबरलिज्म तब होगा, ठीक है। और फिर लास्ट में हम देखते हैं एक और कंसेप्ट इमर्ज हुआ, किसकी तरफ से? ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, बिजनेस क्लास की तरफ से, मार्केट से रिलेटेड। क्यों? तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि जो फिफ्थ कंसेप्ट है वो इकोनॉमिक स्फीयर से रिलेटेड है। वहां क्या है? देखिए उन लोगों ने क्या सोचा, क्या होना चाहिए लिबरलिज्म के लिए। तो क्या लिखा है? फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस। क्या मतलब है? यानी एक नया विचार, ये भी न्यू कंसेप्ट तेजी से स्प्रेड हुआ, खास तौर से बिजनेस क्लास, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स के थ्रू, कि भाई देखो मार्केट फ्री होना चाहिए। और वास्तव में देखिए हकीकत है, जितने ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होंगे, जितने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे,
तो उससे बिजनेस क्या होगा, बिजनेस उतना बेहतर नहीं होगा, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो उन्होंने इसी बात को रखा कि मार्केट क्या होने चाहिए, मार्केट कैसे होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए मार्केट में, एंड अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस बहुत जरूरी। ये होगा तो लिबरलिज्म होगा। और यही 5 कंसेप्ट आपके बुक में दिए हुए हैं, जो उस जमाने में क्या हुए, एजुकेटेड क्लास के अंदर डेवलप हुए। लेकिन लास्ट बात ध्यान से सुनिए, उस जमाने में लेकिन जब ये सारी बातें हो रही थी, तो आप ये ना सोचे कि वो आज के हिसाब से हम उस बात को कर रहे हैं। आज के हिसाब से तो जेंडर इक्वालिटी भी है, लेकिन उस जमाने में जो बातें हो रही थी, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, लिबरलिज्म होगा, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये ओनली फॉर मेल था। तो यहां ये एक ड्रॉबैक भी देखने को मिलता है उस टाइम पीरियड का। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपके बुक में दे रखा है, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में, और आपको याद है जब नई गवर्नमेंट बनी, नेशनल असेंबली, और फिर उसका कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया था, तो मैंने आपको क्या बताया, आपने 9th में पढ़ा होगा, और मैंने शायद यहां डिस्कस किया था फर्स्ट उसमें, कि वुमेन को वोटिंग राइट नहीं दिए गए थे, एक भी वुमेन को, और मेल्स को भी नहीं दिए गए थे जो टैक्स नहीं पे कर सकते, मगर वुमेन को तो बिल्कुल ही नहीं मिले। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो उस जमाने में लिबरलिज्म जिसको हम समझ रहे हैं, हाँ अच्छी बात है, ये सारे थॉट्स डेवलप हुए, बट इट वाज ओनली फॉर मेल। देयर वाज नो वन एडवोकेटेड फॉर यूनिवर्सल सफरेज, के इक्वल वोटिंग राइट हो, कैसे, इररिस्पेक्ट ऑफ जेंडर, यानी महिला और पुरुष को समान माना जाए। ये समय के साथ धीरे धीरे कंसेप्ट बढ़ा है। तो यहां पर इतना ही समझने के लिए है।